आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं, श्री किशोर मकवाना जी की, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एज एनसीएससी चेयरपर्सन के तौर पे आपके क्या विजन है, और हम विकसित भारत 2047 की अगर बात करें तो आप क्या देखते हैं? भारत के विकास के लिए हमें एक भी होना पड़ेगा, सशक्त भी होना पड़ेगा, समरस भी होना पड़ेगा, स्वाभिमानी भी होना पड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा मूक नायक सामयिक में उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि ये जो हिंदू समाज है वो 4 मंजिला इमारत है, और ये ऐसी इमारत है कि एक दूसरे में जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये अपोजिशन पार्टियां भी ऐसा ही कुछ करती है। गुजरात के अंदर 85 में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। आत्मा नमस्ते, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं, जिनका जीवन सामाजिक न्याय, साहित्य और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। मैं बात कर रही हूँ श्री किशोर मकवाना जी की, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। इनका जीवन राष्ट्र निर्माण में ऐसे समर्पित रहा, इनकी पूरी जीवनी बहुत ही दिलचस्प है। ये एक प्रखर लेखक है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे मोदी, कॉमन मैन्स पीएम, युग पुरुष श्री विवेकानंद जी और डॉक्टर आम्बेडकर साहब पे कई पुस्तकें लिखी, जिसमें इन्होंने बात की है कि सामाजिक समरसता का विचार क्या था, राष्ट्र निर्माण का बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार क्या था। ये इतनी ही दिलचस्प किताबें हैं कि पढ़ने वाला उस किताब से बहुत कुछ सीख सकता है, पा सकता है। आज का ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम स्वागत करते हैं श्री किशोर मकवाना जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम बहुत ही उत्सुक हैं आपसे जानने के लिए कि ये पूरा सफर कैसा रहा। इस एपिसोड से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पे आपके क्या विजन है, आपको क्या चुनौतियां आई, और हम विकसित भारत 2047 की अगर बात करें तो एज एनसीएससी चेयरपर्सन आप क्या देखते हैं? मैं एक के बाद एक सवाल आपसे करूंगी एंड आशा रहेगी कि हमें दिलचस्प जवाब मिलेंगे और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा, आपसे सीखने मिलेगा। जी नमस्कार। आप सवाल पूछिए। आपके जो दर्शक है डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा और आपके पाठकों को भी मजा आएगा। जी बिल्कुल। सर, दशकों से हमने ये देखा है कि बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शंस लिए गए, इसके बावजूद भी आज के समय में चुनौतियां यथावत है। एज एनसीएससी चेयरपर्सन क्या चुनौतियां हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन हूँ। तो ये जो आयोग है जी, वो मुख्यतः भारतवर्ष के जो अनुसूचित जाति वर्ग है उनके लिए एक काम करता है। अनुसूचित जाति को न्याय मिले, उसके जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उसकी रक्षा हो, संरक्षण हो जी, और कल्याण के मार्ग पर वो आगे बढ़ सके, वो मुख्यतः उसका काम है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जिस प्रकार की जो जाति व्यवस्था है जी, होना तो ये था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब सामाजिक समरसता, बंधुत्व, जो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, उस मार्ग पे आगे बढ़ सकता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बजाय जातिवादी जो एक मानसिकता है वो यथावत रही। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तब उसमें जो धारा 338 है उसके अंदर ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी प्रावधान है, और ये धारा के आधार पर संवैधानिक मार्ग पर यह आयोग काम करता है। आज भी इतने सदियां बीतने के बाद भी अनेक महापुरुषों ने ये जातिवादी जो मानसिकता है वो खत्म हो, उसके लिए लगभग 1000 साल से प्रयत्न होते रहे हैं। जी, रामानुजाचार्य ने किया, तथागत बुद्ध ने प्रयास किया, रामानंद जी ने किया, संत रविदास ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया, वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, ऐसे अनगिनत महापुरुषों, ज्योतिबा फूले जी, ने प्रयास किया।
उसके बावजूद भी ये जो सामाजिक विषमता की जो समस्या है वो कैसे दूर हो और सामाजिक न्याय और समरसता के आधार पर ये कार्य हो रहा है। सर, जैसे आपने बात की सामाजिक समरसता की, पर देखने में तो ये भी आ रहा है कि जो सामाजिक समरसता की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ये होता है कि ऑपोजिशन पार्टी वो समरसता अपने वोट बैंक के चलते बनने ही नहीं देती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, और जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी ही रहती है। एज एनसीएससी चेयरपर्सन, आपके क्या स्टेप्स है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि अनुसूचित जाति सशक्तिकरण हो और भारत निर्माण में इनका एक बड़ा योगदान हो? दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की एक राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं, तो उनका आधार ही जातिवादी जो आधार है वो है। जी तो उनकी मजबूरी है, तो वो जातिवाद को बढ़ावा भी देते हैं। सबसे मुश्किल जो है वो ये है। जी ये अच्छा है कि संवैधानिक मार्ग और समाज की कुछ मानसिकता भी बदल रही है, तो धीरे धीरे समाज में समरसता का माहौल बन रहा है। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों के कारण उसमें रुकावट भी आती है, सामाजिक विषमता भी बढ़ती है। कुछ कुछ जगह पर तो उसे एक तूल भी दिया जाता है। मगर मुख्यतः जो आयोग है वो 3 आधार पे अनुसूचित जाति का संरक्षण हो, उसका कल्याण हो करता है। उसका Okay. पहला जो काम है आयोग का वो है कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गांव के अंदर मान लो कि कुछ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, हत्या हुई, मारपीट हुई है, जमीन हड़प लेना, ऐसे समय में आयोग जो है वो ये जो पीड़ित है उसे सुरक्षा देता है। सेकंड उसका जो पार्ट है, दूसरा जो उसका पार्ट है वो है केंद्र और राज्य सरकार के जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसे न्याय मिले, उसका जो कोई अधिकार है उसका संरक्षण है, वो इस दिशा में कार्य करता है। और राज्य और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है जी अनुसूचित जाति को लेकर, जी वो सही तरह से इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं वो आयोग देखता है। बहुत से हमें देखने को मिला है कि आयोग के कारण ये अनुसूचित जाति जो वर्ग है उसे न्याय मिल रहा है, उसकी सुरक्षा हो रही है, उसका संरक्षण हो रहा है, और उसका जो कल्याण का मार्ग है जी वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी। पर सर, ये हुआ अभी, जैसे आप अवगत होंगे ही इस बात से कि पहलगाम में जो निंदनीय घटना हुई, वहां पे किसी की जाति नहीं पूछी गई। आप देखते ही हैं कि धर्म पूछा और मार दिया। मानवता का ये बहुत ही घटिया कृत्य हुआ वहां पर। तो सामाजिक समरसता तो अब ये हो गया है कि बहुत ही जरूरी हो गई है। और जैसे आपने बताया कि सामाजिक समरसता के लिए आपने बहुत सारी जो पहल है, काफी स्टेप्स शुरू किए हैं, पर ये होता है कि जिस राज्य में गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है तो रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी सेट करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा। उसके लिए आयोग है वो क्या कर रहा है, या फिर क्या चुनौतियां हैं? हाँ, ये सही है कि भारत का विकास हो, भारत सही दिशा में आगे बढ़े, समाज सशक्त हो, इसके लिए ये जो जाति है वो मिटानी पड़ेगी, तभी भारत मजबूत भी होगा। और बाबा साहब आम्बेडकर का भी सपना यही था। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा मूकनायक सामयिक में उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि ये जो हिंदू समाज है वो 4 मंजिला इमारत है, और ये 4 मंजिला ऐसी इमारत है कि एक दूसरे में जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। मतलब ये 4 मंजिला इमारत है वो असमान इमारत है जी। ऊपरी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी निकम्मा है, बुद्धिहीन है, चरित्रहीन है, तो वो नीचे नहीं आ सकता। और नीचे रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान है, चाहे कितना भी सशक्त है, चाहे कितना भी चरित्रवान है, वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि सीढ़ी ही नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर की पूरी जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, ये जो असमान इमारत है उसे ध्वंस करके एक समरसता के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर, समत्व के आधार पर
एक वर्णीय हिंदू समाज की रचना हो और ये जो जातिवादी जो मानसिकता है वो मिटे, ये उनका एकमेव लक्ष्य था। तो समाज को सशक्त बनना है, भारत को सशक्त बनाना है, तो ये जो जातिवादी मानसिकता है वो मिटानी पड़ेगी, तभी भारत भी आगे बढ़ेगा और समाज भी सशक्त होगा। जब हम जातिगत जो मतभेद हैं या भेदभाव है वो मिटाने की बात करते हैं तो एक ये चीज बहुत सटीक है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। आज तक हम ये है कि विथ डिफरेंट पॉलिटिकल नरेटिव्स हम बट गए और लोगों ने बहुत अच्छे से बांटा भी। आप और मैं बहुत अच्छे से अवगत हैं कि भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने कितने प्रयत्न करे, हिंदू कोड बिल लाया, पर वहां पर भी क्या हुआ, ये भी एक बात है जो आज के युवाओं को समझनी पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से अपने मन में रखना पड़ेगा कि जातियों में बंटने से अच्छा है कि एकजुट रहेंगे तो हम एक श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है कि भारत एक होगा तो सेफ होगा जी। तो ये भारत के विकास के लिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत 47 का जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है भारत के सामने, तो अगर वो हमें साकार करना है उस सपने को, तो हमें एक भी होना पड़ेगा, सशक्त भी होना पड़ेगा, समरस भी होना पड़ेगा, स्वाभिमानी भी होना पड़ेगा। और बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था जी, उनका जो संकल्प था, उनका जो उद्देश्य था वो यही था जी। उन्होंने मूक नायक सामयिक में जापान का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी, मगर जब कुछ जो समुराई नाम की जाति, जो बाबा साहब ने भी लिखा है कि वहाँ समुराई नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सशक्त मानती थी, डोमिनेट मानती थी और बाकी को पर वो डोमिनेट करती थी। मगर जब जापान को लगा कि ये जाति व्यवस्था के कारण जापान है वो दुनिया में प्रगति की दौड़ में, विकास के दौड़ में पिछड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था का लोप कर दिया और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है जी, ये भाव को लेकर जापान निकला और समग्र विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया। ये उदाहरण देकर बाबा साहब ने कहा है जो उनके अंतर मन की जो इच्छा है, जो उनका सपना है, वो बाद में इतना कहने के बाद वो लिखते हैं कि क्या भारत समग्र संसार में सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है अगर ये जातिवाद मिटाया तो बाबा साहब ने जो कहा है वो और मोदी साहब ने जो कहा है विकसित भारत का, वो एक ही है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो सभी को एक होकर आगे बढ़ेंगे, सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और समृद्ध भी होंगे। जी, जी। हमारी तो सर आप जानते हैं परंपरा ही ये रही है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये ऑपोजिशन पार्टियां भी ऐसा ही कुछ करती हैं। यही वो लंका के भेदी जो कि भारत को विकसित होने देना चाहते ही नहीं है। अगर वो भी जाए तो इनकी कॉन्स्पिरेसीज और इनके वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे फुलफिल होंगे? आपने कहा वो सही बात है कि भारत के कुछ भीतरघाती, विश्वासघाती लोग के कारण भारत को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसी बारे में बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है कि भारत गुलाम क्यों बना। उसका उन्होंने विश्लेषण किया है कि हम असंगठित थे, ये जातिवाद के कारण हम असंगठित, उसको ये तो एक कारण उन्होंने बताया, साथ साथ देश के अंदर जो कुछ गद्दार है उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत ऐतिहासिक भाषण है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था 25 नवंबर 49 को। ओके। और इस भाषण में उन्होंने कहा है, बहुत लंबा उन्होंने कहा है कि भारत अनेक साल गुलाम क्यों बना पाए, पहले भारत स्वतंत्र नहीं था ऐसा नहीं है, मगर हमारे ही कुछ गद्दारों के कारण भारत गुलाम बना। तो उनका बहुत उन्होंने विश्लेषण किया है, उन्होंने एक जिक्र भी किया है कि जब 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय गांधार हमारे भारत का एक हिस्सा था, और गांधार पर जब आक्रमण किया तब राजा दाहिर का जो सेनापति था उन्होंने गद्दारी की और राजा का पराजय हुआ। बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला है कि जब पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था मोहम्मद घोरी से, तब जयचंद ने गद्दारी की,
जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ रहे थे तब कुछ मराठा सरदारों ने गद्दारी की, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सब बातें कहने के बाद कहा है कि भारत पुनः एक बार गुलाम तो नहीं बनेगा, ये उनकी चिंता भी है। जी। और ये वो बोलते भी है कि ऐसे गद्दारों से हमें सावध रहना पड़ेगा। तो भारत संगठित होगा, ऐसे भीतरघाती लोगों की जो मानसिकता है अगर उनको सही नहीं किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो चिंता व्यक्त की है वो हमारे सामने आज भी है। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा सर आपने कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा वो चिंताएं आज भी हैं, और आज भी हम देखते हैं कि एट्रोसिटीज हो रही हैं। जो हमारे दलित भाई बहन हैं उन पे अनेक अत्याचार आज भी हो रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो वैसे नहीं होना चाहिए वो आज भी हो रहा है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें आपके सुझाव क्या है कि क्या और हो सकता है। एज एनसीएससी चेयरपर्सन आप इस मुद्दे पे पर्टिकुलरली क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? हिंदू समाज जो है उसे समरस होना पड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने बंधु शब्द उपयोग किया है, बंधुत्व यानी समरसता, भाईचारा है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी तेरा भाई है, वन वगड़ों में रहने वाला भी तेरा भाई है। बिल्कुल। तो ये जो बाबा साहब ने कहा है कि बंधुता के आधार पर भारत को एक होना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज की जो मानसिकता है वो बदल भी रही है। अनेक गांवों के अंदर आज भी समरसता का माहौल है। हाँ, उसके बावजूद भी ऐसे अनेक गांव हैं कि जहां पर आज भी ये जो जातिवादी मानसिकता के जो कुछ लोग हैं उसके कारण अनेक गांवों के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको दबाया भी जाता है, उन पर अत्याचार भी होता है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। तो मगर जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पूजनीय सरसंघ चालक है मोहन जी भागवत ने, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमें एक मंदिर होना चाहिए गांव में, एक स्मशान होना चाहिए और एक पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने ठक्कर बापा करके एक गांधीयन थे, उनको एक 6 पेज का पत्र लिखा है बाबा साहब आम्बेडकर ने, बहुत अच्छा पत्र है। उसमें वो पूरा पत्र आज भी इतना रिलेवेंट है। उसमें भी बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि सभी कानून से नहीं होगा, बिल्कुल समरसता या बंधु कानून से नहीं होगा। जब तक समाज के अंदर बंधु भाव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक प्रेम आत्मीयता स्नेह का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक समस्या सुलझेगी नहीं। कानून एक मार्ग है मगर दूसरा मार्ग ये भी है। तो समाज के अंदर आज बहुत अनेक जगह पर सामूहिक विवाह भी हो रहा है, सामूहिक भोजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू समाज के लिए 3 बेड़ियां बताई थी, उसी तरह वीर सावरकर ने भी सिर्फ 7 बेड़ियां बताई है कि हमें आपस में मेल जोल का वातावरण बनाना पड़ेगा। दूसरा एक अभी खास करके युवा पीढ़ी हमारी जो है, यंग जनरेशन है, वो इस दिशा में बहुत अच्छे आगे बढ़ रही है कि आज अंतर विवाह हो रहा है। ये समरसता के दिशा में ले जाने वाला एक बहुत अच्छा कदम है। तो बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के अंतर ज्ञातीय विवाह हो रहे हैं, ये हमें सही दिशा में ले जा रहा है। अनेक संतों महंत हैं वो इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, अनेक सामाजिक संगठन प्रयास कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा एक विजन प्रस्तुत किया है समरसता को ये करने वाला, और अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं। साथ साथ ये जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें कुछ त्रुटियां थी, वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसे और मजबूत किया है, अनेक ऐसे कानून मजबूत किए हैं। तो इसके कारण समाज में समरसता बढ़ रही है और जो ये विषमता है वो भी थोड़ी कम हो रही। मगर जब तक पूर्णतः समरसता नहीं होती या ये जातिवादी जो मानसिकता है वो जब तक खत्म नहीं होती, तब तक हमारे जितने भी महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर हेडगेवार है, बाबा साहब आम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले है,
इन सभी का सपना अधूरा है। बिल्कुल। अगर इन सभी के सपने को हमें पूर्ण करना है तो समाज को समरस होना पड़ेगा, बंधुत्व के आधार पर समाज को आगे बढ़ना होगा। जी, बहुत सही बात है सर। सर, आपने बात की कि गांव में आज भी काफी तकलीफें हैं जो दलित भाई बंधु हमारे फेस कर रहे हैं। जो कोई भी ये एपिसोड देख रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे किसी को कोई समस्या है तो समस्या निवारण के लिए आयोग का संपर्क कैसे किया जा सकता है? आप एक बेसिक प्रोसीजर बताइए कि जो एक कहते हैं ना मार्जिन पे रहने वाला जो व्यक्ति है वो आयोग का संपर्क कैसे करे, कैसे जुड़े और अपनी जो समस्या है उसका निवारण पा सकता है। और मैं तो देख रही हूँ कि अभी तक आयोग में जो काम हो रहा था, काफी बार ये है कि ये नहीं देखा गया है कि जो अध्यक्ष हैं वो खुद हर सेंटर पे, या मैं ये कहूँ कि हर राज्य में, हर शहर में जाके हियरिंग करे। पर सर की अध्यक्षता में ये हमने देखा, हमारे रिसर्च में हमने ये जाना कि आप मोस्टली ये करते हैं कि हर शहर में जाके वहाँ मीटिंग होती है और वहाँ समस्या का निवारण आप कर रहे हैं। पर एक गांव देहात का व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचे? एक तो हमारा पोर्टल भी है, साथ साथ अखबारों में भी हम देते हैं, मोबाइल एक हमारा नंबर है वो भी है, साथ साथ हम खुद जिलों में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं और उसके कारण काफ़ी लोग हमारे पास समस्या लेकर आते हैं। जब हम खुद जाते हैं तो अनेक समस्याओं का निवारण भी होता है। जैसे मैं कर्नाटका गया था थोड़े समय पहले, तो वहाँ पर शब्द अच्छा नहीं है मगर सब समझ सके इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूँ कि मैसूर जिले के अंदर सेक्स वर्कर जो बहनें हैं, खास करके ये अनुसूचित जाति समाज की जो बहनें हैं जी, उनका एक सम्मेलन था, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं एक दिन पहले गया था, तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि आप उनका जो मोहल्ला है वहाँ आएंगे ताकि उनको आप मिल सके। तो मैं उनके मोहल्ले में गया और काफ़ी बहनों को मिला। इतनी दारुण, इतनी मतलब इतनी निचली अवस्था में वो बहन जी रहे कि हमारा हमारा जो हृदय है वो पीड़ित हो जाता है। तो जब मैंने उनके पूछा कि आपकी समस्या वगैरह क्या है, तो आज भी एक संवैधानिक उनका अधिकार होने के बावजूद भी उनके पास राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं वो उनके पास नहीं थी, आयुष्मान कार्ड नहीं था, कुछ के पास आधार कार्ड नहीं था, पीएम आवास योजना की उनके पास ये नहीं थी। तो हमने उनको कहा ये तो मिलना चाहिए। तो दूसरे दिन जब सम्मेलन था तो वहाँ के कलेक्टर को मैंने कहा कि भाई इनकी समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। तो वहाँ उस सम्मेलन में 3 अधिकारी को वहाँ बिठाया और पहली बार उनकी समस्या सुलझे इस दिशा में कार्य शुरू हुआ। जी, ये है। अभी कुछ समय पहले मैं पंजाब गया था तो 71 के अंदर ये जो बाखरा नांगल डैम बना उसके कारण अनेक लोगों की जमीन गई थी। तो जी। उसमें 80 परिवार ऐसे थे अनुसूचित जाति के। तो 71 में सरकार ने उनको वादा किया था कि आपको ये जो जमीन आपकी जा रही है डैम के कारण, उसके बदले आपको दूसरी जगह पर घर बनाने के लिए जमीन देगा। मगर 71 से लेकर 2025 तक उनको जमीन नहीं मिली, घर नहीं मिला। तो वो हमारे पास आए तो हमने इस दिशा में प्रयास शुरू किया। अगले 3 महीने में उनकी समस्या सुलझ जाएगी। तो आयोग ऐसे अनेक लोगों को न्याय दिलाता है। अनेक ऐसे पीड़ित आते हैं कि उन पर अत्याचार हुआ है और पुलिस नहीं सुन रही। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसा होता है, तब आयोग स्वयं आगे आता है और उनसे न्याय मिले इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। और इसी के कारण आयोग के द्वार पर आने वाला हर व्यक्ति को न्याय मिले, उसके अधिकार मिले, उसे संरक्षण मिले, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे आयोग का जो द्वार है और सबके लिए खुला है। वेलकम, आइए, आपकी जो भी समस्या जी, है आप आइए, हम उसे सुलझाएंगे। जी। ये सच में सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आज कोई भी आयोग में जाके पोर्टल है,
सर ने बताया नंबर भी है टोल फ्री, आप वहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का हल पा सकते हैं, समस्या रजिस्टर करा सकते हैं। ये ऐसी पहल है जो एक सामान्य मानव को मेन स्ट्रीम से जोड़ता है। ये बहुत कम होता है कि आज के टाइम में कोई अध्यक्ष आपसे डायरेक्टली मिलता है, आपकी जो समस्याएं हैं वो सुनता है। और इतना ही नहीं, मैंने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि सर इमीडिएट ऑर्डर्स देते हैं और जो भी कंप्लेनेंट है उनकी समस्या हल करने के लिए जितना भी आयोग प्रयास कर सकता है सर कर रहे हैं। यहाँ पे बात एक व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पे मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो एक अध्यक्ष पद पे बैठा है, वो भी उस संस्था की जो एक संवैधानिक संस्था है। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी नारे लगते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर कोई व्यक्ति इतना एकजुट होकर अपने टीम को साथ लेकर हर गांव शहर जाकर अगर समस्या निवारण कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संविधान खतरे में है। ये वो लोग खतरे में है जिनकी जातिगत रणनीति फेल हो रही है। और जैसे ही जातिगत रणनीति फेल होती है तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सोशल हार्मनी है वो बनने लगती है, पर वो यही लोग हैं जो सोशल हार्मनी बनने नहीं दे रहे हैं। सर, सोशल हार्मनी बनी रहे इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? समाज के अंदर मान लो कि कोई गांव है, अगर गांव के अंदर कोई समारोह हो रहा है तो सभी मिलजुल कर वो समारोह का आयोजन करें, ऐसे भी बढ़ सकता है। कुछ सामाजिक संगठन है वो इस दिशा में प्रयास करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और हुआ भी है। अनेक जगह पर ये सामाजिक संगठनों के कारण ही ये आत्मीयता है, समरसता है, बंधुत्व का जो माहौल है वो बन रहा है। अगर गांव का सरपंच है, गांव का तलाटी है, गांव का मुखिया है और गांव के जो अगली जाति के लोग हैं, जो प्रधान है, वो अगर इसमें आगे आएंगे तो ये समस्या बहुत सरलता से उसका समाधान हो सकता है। कलेक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। खास करके जो धार्मिक नेता है, नेता तो नहीं कहेंगे मगर जो धार्मिक आगेवान है, अग्रणी जो लोग हैं, वो अगर इसमें आगे आए तो हो सकता है संत महात्मा इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा, चाहे कितना भी उनके पास डिग्री है, वो कहेगा और एक संत कहेगा तो समाज वो संत की पहले सुनेगा। तो अगर संत समाज आगे आएगा तो ये समस्या का समाधान हो सकता है और समरसता ही समाज को और राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। बिल्कुल, ये अब सभी का अनुभव है। चाहे स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि धर्म तो यही है जब आप पीड़ित वर्ग की सेवा करो। बिल्कुल सर, अभी एक मुद्दा बहुत चला, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मैं बात कर रही हूँ जातिगत जनगणना की, इस पे आपका क्या कहना है? अभी कल ही भारत सरकार ने हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग मिली उसमें एक निर्णय लिया है भारत सरकार ने कि जातिगत आधार पर जनगणना होगी। जी, वास्तव में मोदी गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है वो बहुत सही डिसीजन है। इसके कारण सामाजिक न्याय की दिशा में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना है वो सामाजिक न्याय का एक महामंत्र बनने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि भारत जब गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, तब 1881 से लेकर 1931 तक जाति आधारित गणगणना होती थी। मगर भारत जब स्वतंत्र हुआ तब से ये ताकि इसके आधार पर सामाजिक विषमता बहुत बढ़े नहीं, बिल्कुल तो ये नहीं हुआ। मगर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कुछ जो राजनीतिक संगठन है वो सत्ता में थे तब जाति आधारित जनगणना की बात उन्होंने नहीं की जी, मगर जैसे ही उनका शासन गया उन्होंने ये मुद्दा उठाया। मगर ये बात अच्छी है कि जो वर्तमान जो सरकार है वो समरसता और समता इस आधार पर काम कर रही है सरकार।
तो उसी के आधार पर कि समता के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर अगर ये जातिगत गणना होती है तो अंततोगत्वा जो पिछड़ा समाज है, जो मुख्य धारा से कुछ हद तक आज भी वंचित है, उसे न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये भारत सरकार का एक सही और योग्य कदम है। सर, आपने जो बात की ये तब की बात है जब हम ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्ड थे, पर वो समय चला गया। अब हम आजाद भारत में हैं, पर अभी भी आज लोगों की कुछ रणनीति और राजनीति डिवाइड एंड रूल की ही है। एक टिप्पणी छोटी सी संक्षिप्त में आप उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल आज भी हमारे यहाँ है कि उनका आधार, उनकी वोट बैंक ही जाती है। जी। तो वो राष्ट्र की बात नहीं करते, राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करते, राष्ट्रीय विकास की बात नहीं करते, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात नहीं करते, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते, राष्ट्रीय संरक्षण की बात नहीं करते, राष्ट्रीय समृद्धि की बात नहीं करते। उनका आधार ही जातिवाद है। जी। तो ये क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, हाँ, तो ये तो यही चलता रहेगा। अभी तो बात यह है कि उन्हीं को संरक्षण मिल जाए तो बहुत है। हाँ। जो मुझे लगता नहीं है कि संरक्षण मिलेगा। आज का भारत वो ये भारत है जो समझता है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत हमें बनाना है, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा। सर, आपने युवाओं की भी बात की, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ तक बात है अनुसूचित जाति के आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशनल लर्नर्स हैं। उनके लिए आयोग क्या कर रहा है या आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि ये युवा पीढ़ी की बात है और युवा पीढ़ी आने वाले भारत का भविष्य है। जो अनुसूचित जाति समाज के जो युवा है वो अलग अलग दिशा में बहुत अच्छी प्रतिभा के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं जी। और भारत सरकार है 2014 के बाद ये जो मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, ये उसके कारण अनेक अनुसूचित जाति के युवा इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने अपने क्षेत्र में अपने दम पर, अपने पैरों पे वो आगे बढ़ रहा है। और यही जो युवा शक्ति है वो विकसित भारत का जो सपना है उसे साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं, साथ साथ शिक्षा के जो अवसर है, शिक्षा आधारित जो योजना है भारत सरकार, उसका लाभ लेके भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे सरकारी सेवा हो या उद्योग हो छोटे मोटे, उसमें ये बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत सही बात है। और अगर युवान हमारे जो हैं भारत के, अगर वही सशक्त नहीं है तो हम सशक्त भारत की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है सर कि आप एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और एक लेखक के रूप में आप बहुत ही सक्सेसफुल किताबें लिखी आपने, जो कि आज के युवा बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका ये सफर कैसा रहा और आपने क्या सीखा? मैं एक तो छोटे से शहर से आया हूँ, तो बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की रुचि थी जी। और साथ साथ मुझे लिखना पढ़ना उसका भी काफ़ी शौक था। तो मुझे बराबर याद है कि गुजरात के अंदर 85 में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था जी। उस समय मैंने एक अखबार के अंदर लेटर्स टू द एडिटर लिखा था, आरक्षण को लेकर जो समाज का विभाजन हो रहा था उसको लेकर। तो वो छपा, तो मुझे लगा कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ। तब से लिखना प्रारंभ हुआ और आज तक मेरी लगभग 45 जितनी मेरी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें से खुद मैंने संपादित भी किया है, खुद मैंने भी लिखा है। उसमें खास करके मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में काफ़ी लिखा है। मैंने अखबारों में भी काम किया, मैगजीन में काम किया। तो लिखना पढ़ना ये मेरा मतलब एक मेरी जो एक शक्ति देता है। जी, जैसे हमने आपके लेखन के बारे में जाना, आजकल जो नए लेखक आ रहे हैं, जो दलित बंधु जो एक लेखक के स्वरूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? अनुसूचित जाति समाज में काफी अच्छा लिखने वाले हैं जी। कवि हैं जी। साहित्यकार है,
खास करके युवा पीढ़ी के जो है वो आज के जिस प्रकार का भारत है वो तो लिखते हैं, मगर पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने खुद अनुभव किया था, सामाजिक विषमता खुद अनुभव किया था, तो वो अपनी लेखनी के माध्यम से, आत्मकथन के माध्यम से काफी अच्छे तरह प्रस्तुत किया। मगर आज का जो युवा है उनकी दृष्टि एक अलग है। आज उनके पास खास करके अपने जो अवसर है जो उसको लेकर वो आगे बढ़ रहा है। मगर अनेक युवा ऐसे हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर मैंने देखा है कि जितना वो अच्छा पढ़ेगा, जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना जमीनी स्तर पर जाके वो अनुभव करेगा, उसकी लेखनी में उतना ही दम होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने पाया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो समाज में दिखते नहीं है। बिल्कुल। अनेक लेखकों ने बाबा साहब आम्बेडकर जो है ही नहीं वही प्रस्तुत किया। तो हमें लगा कि नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर को सही मात्रा में वो है वो लोगों के सामने रखने चाहिए। तो हमने बाबा साहब आम्बेडकर के जो ओरिजिनल ग्रंथ है वही पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद हमें ध्यान में आया कि बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जो जीवन है, पूरा उनका विचार दर्शन है, वो हमें दो बातें बताता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जीवन था, उनकी जो इतनी भी सिद्धियां थी वो सब उन्होंने शोषित पीड़ित वर्ग थे उनकी सेवा के लिए लगा दिया, समर्पित कर दिया। बिल्कुल। और उनका जीवन का दूसरा केंद्र बिंदु था, वो था नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जी। तो ये जो राष्ट्रहित सर्वोपरि जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उनके जीवन का लगभग 80% से ज्यादा वो लोगों के सामने आया ही नहीं। तो वो हमने लोगों के सामने रखा कि भाई ये जो आज बड़े बड़े डैम भारत में दिखते हैं, वो डैम का मुख्य जो विजनरी थे वो बाबा साहब थे। आज गांव-गांव तक जो बिजली पहुंची है उसके मुख्य जो स्वप्न दृष्टा थे वो बाबा साहब आम्बेडकर के थे। आज जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हम देखते हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय 45 में लोगों के सामने रखा था। ये जो आधुनिक भारत आज हमें दिखता है उसकी नींव में बाबा साहब आम्बेडकर थे। हमारे मोदी साहब ने एक गुजरात में वो जब मुख्यमंत्री थे और आज भी उन्होंने एक सामाजिक अभियान छेड़ा था, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1915 में बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हाँ, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो उन्होंने विजन। तो ये सब बातें लोगों के सामने आई ही नहीं। आजकल एक जानबूझकर राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, और बना भी रहे कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। एक वास्तव में ये केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण जानबूझकर योजनाबद्ध ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वास्तव में बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार का संविधान बनाया है, दुनिया की कोई ताकत संविधान को बदल नहीं सकती। हाँ, एक बार प्रयास हुआ था संविधान को बदलने का, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे खत्म करने के लिए, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए 76 में उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये प्रयास किया था कि संविधान बदल दो और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दो, तो भी नहीं कर सके वो। तो संविधान की ये ताकत है, हमारे भारतीय संविधान की एक जबरदस्त ताकत है कि कोई बदल नहीं सकता। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के सफल होने और राजनीतिक जो हमारे मार्ग है, लोकतांत्रिक मार्ग है, उसे सफल करने के लिए उन्होंने 3 बातें बहुत अच्छी की है। उन्होंने कहा है कि हमें सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग अख्तियार करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें रक्त रंजित मार्ग त्यागने होंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन के आधार पर अराजकता फैलाया जा रहा है, वो हमें छोड़ना होगा, जो लोकतंत्र को सफल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह संवैधानिक मार्ग हमारा क्या होना चाहिए
वो हमें सुझाया है। और संविधान ही भारत की ताकत है, बिल्कुल और वो सब जानते हैं जी। ये संविधान के आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। संविधान के आधार पर भारतीय जो लोकतंत्र है वो और सशक्त और मजबूत हो रहा है। और हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि एक संवैधानिक मार्ग के कारण, संविधान के आधार पर भारत और सशक्त बन रहा है। भारत राजनीतिक स्तर पर, लोकतांत्रिक स्तर पर और मजबूत हो रहा है। ये संविधान की ताकत है जी। सर, जैसे आपने बात की कि पॉलिटिकल नैरेटिव के चलते क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज होती रहती हैं, आपने चिन्हित भी किया। पॉलिटिकल नैरेटिव्स आज के युवाओं को बहुत असर करती है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण ही जी। सबसे बड़ा प्रेरणा संदेश बन सके, ऐसा उनका उदाहरण है। उनके जीवन में अनेक समस्याएं थी, उसके बावजूद भी हर मुश्किल के जितने भी मुश्किलें थे वो चीर कर उन्होंने सक्सेस हासिल किया। उन्होंने दो बातें कही हैं, वो आज के युवा को बहुत प्रेरक बनने वाली है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास वो दैवी शक्ति है जी। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा उसके चेहरे पर एक अलौकिक ऐसा दिव्य तेज बनेगा। और तीसरा उन्होंने कहा, राष्ट्र को लेकर भी युवाओं को कहा। उन्होंने 14 अप्रैल 1933 को अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा था कि भारत थोड़े समय में स्वतंत्र होगा, तो उसे स्व समाज और स्वराष्ट्र, उसके लिए उसे कर्तव्य निभाने चाहिए। तो ये जो बात है समाज को लेकर और राष्ट्र को लेकर और अपने विकास के लेकर, अगर आत्मविश्वास है तो उसके आधार पर उसे आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक 3 शब्द दिए हैं, वो 3 शब्द को अपने आराध्य देवता मानते थे। उनका पहला शब्द आराध्य देवता था विद्या। उन्होंने कहा कि विद्या मतलब डिग्री नहीं, विद्या मतलब मनुष्य को मानवता की ओर ले जाए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आपका आराध्य देवता विद्या बनना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने अपने आराध्य देवता बनाया और उन्होंने युवाओं को ही कहा है कि आत्मसम्मान होना चाहिए। आप बकरी की तरह मत रहो, सिंह की तरह रहो। तीसरा उनका देवता है, आराध्य देवता है, और वो है शील चरित्र। बिल्कुल। तो उन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया है कि आप विद्या, आत्मसम्मान और चरित्र और आत्मविश्वास वो दैवी शक्ति है, उसके आधार पर आगे बढ़िए। आप चाहे कितनी भी मुश्किलें हैं, आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे। जी, ये बहुत सही बात है, क्योंकि आज के युवा ही हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाते हैं। कुछ लोग आज भी युवा नेता अपने आप को मानते हैं, पीएम इन वेटिंग मानते हैं। पर अगर जब हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि एक करिश्मेटिक लीडरशिप की आपने बात की बाबा साहेब आम्बेडकर की, तो कुछ लोगों को यहाँ से ये भी सीखना चाहिए कि सिर्फ युवा नेता कहलाना जरूरी नहीं होता है। युवा नेता वो होता है जो युवाओं को प्रेरणा दे। आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में सर हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे, जिसका आपको जल्द से जल्द जवाब देना है। आप सोच नहीं सकते, स्पॉन्टेनियस आंसर। सर, सशक्तिकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? एक वर्ड में बताइए। शक्ति प्राप्त करना। बिल्कुल। आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों है? मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है धनंजय कीर की लिखी हुई बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी। ओके। आखिरी सवाल सर, आपके प्रिय नेता कौन है और क्यों वो आपको प्रिय है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो प्रिय है क्योंकि वो समाज के जो अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में वो सोचते हैं, साथ साथ वो राष्ट्र के बारे में भी सोचते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने रैपिड फायर राउंड में हमें एकदम प्रॉम्प्ट आंसर दिए और बहुत ही दिलचस्प रहा ये। और सर हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप भविष्य में जो भी एज NCSC चेयरपर्सन काम करें, उसका लाभ मैक्सिमम लोगों तक मिले। और आपके साहित्यिक जीवन के लिए भी हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम ये एक मनोकामना करते हैं कि आप और अच्छे से काम करें और लोगों को फायदा पहुंचाएं और राष्ट्र निर्माण में आप उम्दा योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही बात के साथ हम सर आपका बहुत
धन्यवाद करेंगे। अपने दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप आए हमारे मंच पर और आपने अपने विचार साझा किए। आपने हमें बताया कि विकसित भारत 2047 में अनुसूचित जाति का क्या योगदान रहेगा, क्या चुनौतियां हैं। एनसीएससी चेयरमैन के तौर पे आपके कार्यों के बारे में आपने बताया, आपका विजन क्या है ये आपने बताया। आपने हमें बताया कि कैसे कोई सामान्य इंसान है जो आयोग से संपर्क करके अपनी जो समस्या है उसका हल पा सकता है। आपने हमें आज इस एपिसोड के द्वारा जो प्रेरणा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे आप आगे भी हमारे मंच पर आते रहें और आपके विचार साझा करते रहें, हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहें। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।